नमस्कार दर्शकों, आपका चर्चित शो पूछता है सुल्तानपुर शुरू हो गया है। तो फटाफट कमेंट बॉक्स में आ जाएं, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आज बेहतर मुद्दा और बहुत ही चर्चित, क्या रामलला के चरणों में चढ़ाया गया करोड़ों श्रद्धालुओं का दान सुरक्षित है? पूछता है सुल्तानपुर आज चर्चित शो में। राम मंदिर चढ़ावा विवाद में अब तक क्या क्या सामने आया है वो थोड़ा सा हम आपको बताना चाहेंगे। एसआईटी टीम ने सरकार को प्रारंभिक रिपोर्ट सौंप दी है। एफआईआर की सिफारिश की चर्चाएं हैं। 150 से अधिक लोगों की भूमिका जांच के दायरे में होने की खबरें हैं। सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला पहुंच गया है। अखिलेश यादव बोले हैं कि महापाप हुआ है। केजरीवाल, कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने भी सवाल उठा दिए हैं। ट्रस्ट और संबंधित पक्षों का कहना है कि जांच निष्पक्ष हो रही है और सत्य सामने आएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल राजनीति नहीं, क्या भगवान के नाम पर चढ़ाया गया विश्वास भी चोरी हो सकता है? क्या श्रद्धालुओं को अपने दान का हिसाब मांगने का अधिकार है? क्या धार्मिक संस्थाओं का वार्षिक ऑडिट सार्वजनिक होना चाहिए? क्या दोषी चाहे कितना भी बड़ा हो उसे सजा मिलेगी? ये सवाल है। और इसके बाद सबसे बड़ा सवाल है कि यदि राम के नाम पर चढ़े धन पर सवाल उठ रहे हैं तो जवाब कौन देगा? तो आज की बहस में हम किसी पार्टी का नहीं, सिर्फ जनता और आस्था का पक्ष रखेंगे। क्या पूरे मामले की न्यायिक निगरानी में जांच होनी चाहिए? क्या एफआईआर तुरंत दर्ज होनी चाहिए? क्या सभी धार्मिक ट्रस्टों के लिए पूर्ण पारदर्शिता कानून बनना चाहिए? तो इन सब चर्चाओं को लेकर हमारा कार्यक्रम पूछता है सुल्तानपुर राम मंदिर चढ़ावा वाले प्रकरण पर आज कई मेहमान शामिल होने वाले हैं और हम चाहेंगे हमारे दर्शक भी कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय लिखें कि क्या उनका क्या राय है, उनकी क्या राय है। जरूर मंदिरों की देहरी पर भरोसा चढ़ाया था, मंदिरों की देहरी पर भरोसा चढ़ाया था, लोगों ने राम के नाम पर सिर झुकाया था। अब सवाल पैसों का नहीं, विश्वास का है, जिसे जनता ने अपना समझकर सौंपा था। तो इस कार्यक्रम को हम थोड़ा आगे बढ़ाएंगे थोड़ी जानकारी के साथ कि अयोध्या स्थित श्री राम जन्मभूमि मंदिर के चढ़ावे और दान राशि में जो कथित अनियमितताओं का मामला अब प्रशासनिक जांच, राजनीति, आरोप प्रत्यारोप और न्यायिक स्तर पर पहुंच चुका है। हम पहले बताना चाहेंगे कि एसआईटी ने प्रारंभिक रिपोर्ट सरकार को सौंपी है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित 3 सदस्यीय एसआईटी ने अपनी प्रारंभिक जांच रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद जांच का अगला चरण जारी है और अंतिम रिपोर्ट लगभग 15 दिनों में आने की संभावना जताई जा रही। दूसरा, एफआईआर बड़े एक्शन की सिफारिश है। विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार एसआईटी ने कथित अनियमितताओं के संबंध में एफआईआर दर्ज करने, जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई करने तथा ट्रस्ट की व्यवस्थाओं में सुधार की सिफारिश की है। कुछ रिपोर्ट में पिछले वर्षों के चढ़ावे का विस्तृत ऑडिट कराने की भी बात सामने आई है। 17 लोगों के नाम और 150 से अधिक संदिग्धों की जांच, ये बड़ा मामला है। रिपोर्ट के अनुसार एसआईटी ने कई कर्मचारियों और सेवादारों की भूमिका की जांच की। कुछ समाचारों में 17 लोगों के नाम रिपोर्ट में आने तथा लगभग 150 कर्मचारी सेवादारों को जांच के दायरे में बताया गया है। और चौथा जो सबसे बड़ा है, वो लगभग 2 करोड़ रुपए बरामद होने का दावा किया गया है। कुछ रिपोर्टों में दावा किया गया है कि जांच के अनुसार जांच के दौरान प्रमुख आरोपियों की निशानदेही पर लगभग 2 करोड़ रुपए की बरामदगी हुई है।
हालांकि इस संबंध में आधिकारिक विस्तृत बयान अभी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है। और जो पांचवा है मंदिर ट्रस्ट के पुनर्गठन की सिफारिश। प्रारंभिक रिपोर्ट में कथित तौर पर ट्रस्ट की कार्यप्रणाली में बड़े बदलाव और जवाबदेही बढ़ाने के लिए पुनर्गठन की सिफारिश की गई है। और जो छठवें पर है, कई अधिकारियों और कर्मचारियों को अयोध्या न छोड़ने के निर्देश दिए गए। जांच के दौरान एसआईटी ने ट्रस्ट और मंदिर से जुड़े कुछ अधिकारियों कर्मचारियों को जांच पूरी होने तक अयोध्या में ही रहने को कहा था, ताकि पूछताछ में उनका सहयोग लिया जा सके। और जो सातवां बिंदु है चर्चा का, सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। कथित वित्तीय अनियमितताओं की कोर्ट मॉनिटरिंग में जांच की मांग वाली याचिका पर तत्काल सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया और 29 जून को मामले का उल्लेख करने को कहा गया है। अब सियासी घमासान तेज हो गई है। 8वें नंबर पर है ये। अखिलेश यादव ने बड़ा बयान आ गया। इसी बीच अखिलेश यादव ने इसे महापाप बताते हुए एसआईटी पर सवाल उठाए हैं। तो वहीं अरविंद केजरीवाल ने भी मामले में पारदर्शिता और एफआईआर को लेकर सवाल खड़े कर दिए। संजय सिंह ने भी जांच और कार्यवाही की गति पर सवाल उठाए। और सबसे बड़ा एक विवादित जो चर्चा आया है, विवाद बना हुआ है, वो गायब चांदी विवाद का नया दावा है। अब दावा क्या है? जांच के बीच यह भी चर्चा हुई कि दान में चांदी और काक भुसुंडी प्रतिमा गायब है। बाद में कुछ रिपोर्ट्स जो हैं, दावा किया गया कि चांदी और संबंधित सामग्री सुरक्षित है तथा उसका रिकॉर्ड मौजूद है। अब इसको लेकर काफी चर्चा हो गई। अब चर्चा इस चीजों को लेकर बढ़ गई। फिलहाल सबसे महत्वपूर्ण स्थिति जो बनी है वो एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट सरकार को मिल चुकी है। अंतरिम रिपोर्ट अभी आना बाकी है और एफआईआर और संबंधित जो संभावित गिरफ्तारी पर सबकी नजर बनी है। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। राजनीतिक दल इसे बड़ा मुद्दा बना रहे हैं। अभी तक सभी आरोपों पर अंतिम सरकारी निष्कर्ष या न्यायिक फैसला नहीं आया। यह मामला आने वाले कुछ दिनों में उत्तर प्रदेश की राजनीति और अयोध्या से जुड़ी सबसे बड़ी खबरों में बनकर रहेगा। अब सवाल बहुत सारी चीजों को लेकर है कि राम के नाम पर जो चढ़ा विश्वास है आम जनता के बीच में, आखिर सवाल चढ़ावे का है या करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का है? सवाल बहुत सारे खड़े हैं जनता के बीच में। अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं रह गया है। ये करोड़ों लोगों की श्रद्धा, संघर्ष, त्याग और विश्वास का प्रतीक है। जब देश के गांव-गांव से लोगों ने रामलला के चरणों में दान किया था, तब उन्होंने केवल रुपए पैसे नहीं चढ़ाए थे, उन्होंने अपना भरोसा चढ़ाया था। आज वही भरोसा सवालों के घेरे में खड़ा दिखाई दे रहा है। राम मंदिर के चढ़ावे और दान राशि में कथित अनियमितताओं को लेकर उठे विवाद ने पूरे देश को ध्यान अपनी ओर खींच लिया है, ध्यान आकर्षित कर दिया इस पर। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित एसआईटी ने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सरकार को जो सौंपी है, तो उसमें जांच भी जारी है और अंतिम रिपोर्ट का इंतजार भी है। लेकिन इस मामले में अब केवल जांच का रूप नहीं रखा है, ये आस्था, जवाबदेही, राजनीति और पारदर्शिता की बड़ी बहस बन चुकी है। सबसे पहले समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सवाल उठाए। उन्होंने एसआईटी जांच को सनातन धर्म का अपमान बताया और बाद में कहा कि एसआईटी का मतलब शेयर इन थेफ्ट, यानी चोरी में हिस्सेदारी हो गई है। उन्होंने पूछा कि यदि आरोप इतने गंभीर हैं तो अब तक एफआईआर क्यों नहीं हो रही है? जाहिर सी बात है, सवाल बड़ा कर्कश था
सरकार पर तीखा हमला था, तो इसमें कुछ न कुछ तो तिनमिनाएंगे ही। लेकिन सवाल जबरदस्त था अखिलेश यादव का कि सनातन धर्म का ये अपमान है। और जिस तरीके से एसआईटी का फुल फॉर्म किया कि शेयर इन थेफ्ट, तो लगना ही था। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भी सवाल उठाया। उनका कहना था कि यदि इतने बड़े स्तर पर अनियमितताओं के आरोप हैं तो ईडी, सीबीआई और पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है। अब तक कहीं किसी और का मामला होता तो अब तक तो पता लगता कि ईडी, सीबीआई और पुलिस पहुंच चुकी होती। आखिर इतने बड़े मुद्दे पर ये सब लोग कहां सो रहे हैं, सवाल है। और फिर उन्होंने कहा कि अगर सच्चाई सामने आ गई है तो बड़े नाम उजागर हो सकते हैं, तो आप इसमें देर क्यों कर रहे हैं। वहीं राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने भी एफआईआर दर्ज करने और जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की मांग की है। कांग्रेस ने भी इस मामले में एसआईटी के बजाय हाई कोर्ट के किसी वर्तमान न्यायाधीश की निगरानी में समयबद्ध जांच की मांग की है। कांग्रेस का तर्क है कि श्रद्धालुओं के धन से जुड़े मामले की जांच पूरी तरह निष्पक्ष और भरोसेमंद दिखनी चाहिए। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि यदि राम के नाम पर आए दान पर सवाल उठ रहे हैं तो यह बेहद गंभीर विषय है। तो ये जिस तरीके से चर्चा छिड़ गई है, बड़े सवाल आ गए हैं। अब इस पर जब सवाल चल रहे हैं, मामला सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंच गया। जब सर्वोच्च न्यायालय पहुंच गया, उस पर राजनीतिक पार्टियां अपनी बात रख रही हैं। अब जब तक नहीं मिलेगा तब तक वो इस तरह रखते रहेंगे। हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं कि इधर मामला जब सर्वोच्च न्यायालय पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर एफआईआर और अदालत की निगरानी में जांच की मांग की गई है। हालांकि कोर्ट ने तत्काल सुनवाई से इनकार करते हुए 29 जून को दोबारा उल्लेख करने को कहा है। अब जरा राजनीति से ऊपर उठकर हम सभी अपने दर्शक, अपने जो हमारे फेसबुक पेज के फॉलोअर हैं, हम सबसे कहेंगे कि अब इस राजनीति से ऊपर उठकर सोचिए। अब वो क्या है सोचना, कुछ चीजें हैं हम फिर सामने आपके लाते हैं कि क्या यह केवल विपक्ष बनाम सरकार का मुद्दा है, क्या यह उस किसान के सवाल है जिसने फसल बेचकर रामलला को दान किया था, वो भी तो कुछ सोचा होगा, या उस रिक्शा चालक का सवाल है जिसने अपनी दिन भर की कमाई में से कुछ रुपए मंदिर में चढ़ाए थे। साथ ही उस बुजुर्ग मां का सवाल है जिसने अपनी बचत का हिस्सा प्रभु श्री राम के चरणों में अर्पित कर दिया था। अब जनता दान देती है तो वो हिसाब नहीं मांगती है, क्योंकि उसका विश्वास होता है भगवान के प्रति। लेकिन जब विश्वास पर सवाल उठते हैं तब हिसाब देना भी धर्म बन जाता है। आज देश पूछ रहा है कि क्या मंदिरों और धार्मिक ट्रस्टों का वार्षिक ऑडिट सार्वजनिक होना चाहिए? क्या दान पेटियों से लेकर बैंक खातों तक पूरी व्यवस्था डिजिटल और पारदर्शी होनी चाहिए? क्या करोड़ों श्रद्धालुओं को यह जानने का अधिकार नहीं है कि उनका दान कहां खर्च हुआ? क्या धार्मिक संस्थानों में जवाबदेही उतनी जरूरी नहीं जितनी सरकारी संस्थाओं में होती है? और सबसे बड़ा प्रश्न, यदि कोई दोषी पाया जाता है तो क्या उसकी पहचान उसके पद, प्रभाव और राजनीतिक संबंधों से ऊपर रखी जाएगी? संशय है कुछ लोगों पर।
कुछ लोग संशय कर रहे हैं इस तरह। भगवान श्री राम ने अपने जीवन में मर्यादा, सत्य और न्याय को सर्वोपरि रखा। राम राज्य की कल्पना केवल भव्य मंदिरों से पूरी नहीं होती है। राम राज्य तब बनता है जब व्यवस्था में पारदर्शिता हो, न्याय हो और जनता का विश्वास सुरक्षित हो। इसलिए आज आवश्यकता न किसी राजनीतिक नारे की है, न किसी दलगत की लड़ाई की है। आवश्यकता केवल एक बात की है, वो बात है कि सत्य सामने आए। सभी श्रद्धालु, सभी सनातन धर्म के लोग ये चाह रहे हैं कि जो सच है वो सामने आए। सबसे बड़ी चीजें यही निकल कर आ रही है कि जो सच है वो सामने आए। यदि आरोप गलत है तो जांच इतनी मजबूत हो कि संदेह हमेशा के लिए समाप्त हो जाए। अब लोगों के बीच में जो चर्चा चल रही है उसी को हम बता रहे हैं कि अगर आरोप गलत है, बहुत लोग कह रहे हैं आरोप गलत है, कुछ लोग कह रहे हैं आरोप सही है। तो जो कह रहे हैं आरोप गलत है वो उनकी सोच है कि अगर इतनी मजबूत जांच हो जाए कि हमेशा के लिए संशय दूर हो जाए, ऐसी मजबूत जांच होनी चाहिए। आम जनता के बीच में चर्चा है। यदि आरोप सही है तो कार्रवाई भी, और अगर आरोप सही होता है तो कार्रवाई भी इतनी कठोर हो कि भविष्य में कोई भी व्यक्ति आस्था के नाम पर विश्वास से खिलवाड़ करने की हिम्मत ना जुटा पाए। हिम्मत किसी तरीके से जुटा न पाए। इस तरीके से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, उसका साहस जवाब दे जाए। क्योंकि अंततः सवाल करोड़ों रुपए का नहीं है, सवाल करोड़ों श्रद्धालुओं के विश्वास का है। और इतिहास गवाह है कि जब धन की चोरी होती है तो नुकसान खजाने का होता है, लेकिन जब विश्वास की चोरी होती है तो नुकसान पूरे समाज का होता है। तो हम चाहेंगे कि हमारे कुछ मेहमान शामिल होना चाह रहे थे, किन कारणों से नहीं शामिल हो पा रहे हैं। 2-3 मेहमान हमारे शामिल हो जिससे हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। तो हम जानना चाहेंगे, इस चूंकि बार बार ये समस्या चल रही है, हमारी अगर आवाज हमारे वरिष्ठ शिक्षक जी को जा रही हो तो क्या नेटवर्क की कुछ प्रॉब्लम चल रही है या कुछ इशू है? नहीं, आप जुड़ नहीं रहे हैं। आप सब लोगों को लिंक पहुंचा हुआ है, हमारा कार्यक्रम लगातार चल रहा है। तो ठीक है, कुछ कारण होगा, ठीक है, कोई बात नहीं है। यदि आरोप सही है तो कार्रवाई इतनी कठोर हो कि भविष्य में कोई भी व्यक्ति आस्था के नाम पर विश्वास से खिलवाड़ करने का साहस ना कर सके। क्योंकि अंततः सवाल आम जनता के बीच में करोड़ों रुपए का नहीं बन रहा है, सवाल बन रहा है विश्वास का, कि जिस तरीके से विश्वास पर चोट की गई है ये बहुत ही दुखदाई है। और इतिहास गवाह है कि जब धन की चोरी होती है तो नुकसान खजाने का होता है, लेकिन जब विश्वास की चोरी होती है तो नुकसान पूरे समाज का होता है। आज थोड़ा हम इसी के साथ एक अपडेट और है, वो अपडेट हम आप सबको दे दें। अपडेट आया है, बिहार का जो चर्चित प्रकरण है उस पर एक अपडेट है, हम वो अपडेट भी दे दें आपको कि आज जो मामला चल रहा है उस पर, तो उसी चीज को लेकर हम थोड़ा सा अपने दर्शकों को एक अपडेट देना चाह रहे थे कि अपडेट दे दें कि क्या चीजें हैं वहां पर, क्या जो अपडेट हुआ है वो क्या है। बस उसी पर हम लगे हैं कि कुछ अपडेट की जानकारी हमारे पास थी और वो हम ढूंढकर आपको बताने की कोशिश करेंगे कि ये जानकारी आए
जो जानकारी वहां पर है उसी की प्रयास में है कि ये मामला पूरी तरीके से आप तक जानकारी पहुंचे। असल में बिहार का जो सबसे चर्चित मामला है उसकी कुछ अपडेट आई थी कि आज वहां के मुख्यमंत्री ने क्या उस पर कहा है, कुछ जो जानकारी है उसी पर हम बताना चाहेंगे और उसी को पूरी तरीके से हम चेक कर रहे हैं कि वो प्रकरण आ जाए और हम वो बातें बता सकें। और पूरी तरीके से लेकिन मुझे लग रहा है वो अपडेट ठीक है। हम अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और एक बार फिर जो सारी डिटेल हम आपको दिए उस डिटेल पर फिर एक बार हम सभी दर्शकों से चाहेंगे कि जरूर इस पर ध्यान करें। सच अगर है तो उजालों में निकल जाएगा, सच अगर है तो उजालों में निकल जाएगा। झूठ कितना भी बड़ा हो वो बदल जाएगा। राम के नाम पर उठे हैं जो सवाल, आज वक्त के साथ हर एक राज निकल जाएगा। ये जिस तरीके से आम जनता की जो पीड़ा है, आम जनता जो सवाल कर रही है, उसी को लेकर तो अयोध्या स्थित श्री राम जन्मभूमि के चढ़ावे और दान राशि पर जो अनियमितता का मामला प्रशासनिक जांच, राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप और न्यायिक स्तर पर पहुंच चुका है। तो जिस तरीके से चल रहा है, एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट सरकार को सौंपी है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित 3 सदस्यीय एसआईटी अपनी प्रारंभिक जांच रिपोर्ट देने के बाद अगला चरण जारी है और अंतिम लगभग 15 दिनों के बाद आने की संभावना बताई जा रही है। तो हमारे वरिष्ठ शिक्षक जी जुड़ चुके हैं। हम चाहेंगे, आज चूंकि हमारा राम मंदिर चढ़ावा के प्रकरण को अपडेट लेकर जो चर्चा है उसी को लेकर चल रही है, बहुत सारी जानकारियां हमने दी है। 17 लोगों के नाम और 150 से अधिक संदिग्धों की जांच अभी भी चल रही है। जो जानकारी आ रही है, एसआईटी ने बड़ी कड़ी रिपोर्ट दी है और चांदी का जो काकभूषुंड वाला मामला आ रहा था, कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, लेकिन उसकी पता लगी कि नहीं है, रखा है, लिखा पढ़ी में है। ये मामला पूरी तरीके से सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा और यहां तक कि सियासी घमासान भी तेज हो गया। अखिलेश यादव ने इसे महापाप कहते हुए एसआईटी पर सवाल उठाए हैं। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पारदर्शिता और एफआईआर को लेकर सवाल खड़े किए हैं कि क्यों अब तक देरी क्यों हो रही है। संजय सिंह ने भी जांच और कार्रवाई की गति पर सवाल उठाए हैं। कहना था कि अभी और किसी का मामला होता तो अब तक ईडी, सीबीआई और पुलिस सब टूट पड़ी होती। आखिर क्यों इन पर कार्रवाई नहीं हो रही है? तो क्या कहना चाहेंगे हमारे भाई शिक्षक जी? आपका स्वागत है कार्यक्रम में, अपनी बात रखें। मैं प्रणाम करता हूं एडी न्यूज डिजिटल चैनल का, जो जी अपने चैनल के माध्यम से तमाम प्रकार की मुद्दों पर बातचीत करने के लिए, अपना विचार रखने के लिए हार्दिक स्वागत है अपने सभी साथियों का। और मेरा कहीं न कहीं दुर्भाग्य है कि आज मैं समय से नहीं हो पाया और उसमें वजह ये नहीं था कि मैं कहीं बचा था, सिर्फ वजह ये था कि मैं इंतजार करते करते पंखे के पास था, दूसरी दुनिया में चला गया। नहीं, अरे कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बेहतर है, दुनिया में कभी कभी चलना चाहिए। कभी कभी पता नहीं कैसे हो गया।
अरे हो जाता है, कोई नहीं, ये किसी के साथ हो सकता है। जी जी बताएं। यह हम लोगों का या देश का दुर्भाग्य है कि जिस चीज पर हम चर्चा कर रहे हैं, हम लोगों के बचपन में कहीं से भी कोई छोटा सा भी आरोप चोरी जैसा लगता था, चोरी जैसा, ये बड़ा हृदय को बेधता था और ऐसा लगता था कि हाँ, समाज में हमारी बेइज्जती हो रही है, समाज में हमारी बेइज्जती हो रही है, और जीवन में चोरी का कार्य जो है सबसे बड़ा पाप है, सबसे जघन्य अपराध है, ऐसा लगता था। तो पता नहीं क्यों ये अपने जीवन में, अपने मन में या अपने शरीर में, अपनी आत्मा में ये बस गया था, बैठ गया था कि सब कुछ करें लेकिन हम चोरी नहीं करेंगे, हम चोरी का प्रयास नहीं करेंगे, ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे जिसमें अपना काम चोरी में आए, अपना नाम चोरी में आए। अफसोस बहुत हुआ जब इस प्रकार की घटना के बारे में सुनाई दिया कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के मंदिर में चोरी हो गई, या जिस लोगों ने भी चोरी का प्रयास किया है या जिसको नाम आ रहा है कि ये चुराए हैं, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। और इस घटना में जो भी लोग शामिल हैं, हमें लगता है सरकार भी पूरा प्रयास कर रही है। सरकार जो है वो इसमें एकदम लगी हुई है, उसको भी कहीं न कहीं घात लगा है। जो राजनैतिक पार्टियां, जो पार्टी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के नाम पर, उनकी मंदिर बनवाने के नाम पर ही शासन में आई है, तो उसको भी कहीं न कहीं ये आघात पहुंचा है कि जिनके ऊपर वो चंदा या उस मंदिर की देख रेख या उस धन का देख रेख करने का मौका दिया गया था, उन्होंने ऐसा करके पार्टी को भी बदनाम करने का कार्य किया है। और संपूर्ण आम जनमानस भी बहुत दुखी है। ऐसी घटना नहीं होना चाहिए और दोषियों को धीरे धीरे उनका नाम बाहर आए और कड़ी से जितनी हो सके इस प्रकार की सजा मुकर्रर कराना चाहिए कि दोबारा ऐसी घटना न घटे। आपकी बातों का समर्थन करते हुए इसके पहले हमने कहा था कड़ी से कड़ी नहीं, ऐसी कड़ी सजा मिले कि एक बार अगल बगल के लोग देखकर थर्राएं, सोचें कि हमको कभी ऐसी चोरी नहीं करनी। हम थोड़ा सा एक बार अपडेट कर दें वही भोजपुर के बिलौटी गांव का, उसी को ढूंढ रहे थे जब आप ज्वाइन किए, तो उसी को हम ढूंढ रहे थे। आज हम चाहेंगे हमारे दर्शक जाने, मुख्यमंत्री की आंखें जैसे खुल गई है, मुख्यमंत्री को लग रहा है कि हाँ गलती हुई है। अच्छा जी, मतलब क्या हो गया है, हद हो गई कि कौन कौन ऐसी चीजें हैं कि मतलब मुख्यमंत्री तक को डीजीपी ने ऐसा झांसा दिया पुलिस कर्मियों को आगे बढ़ाने के लिए कि मुख्यमंत्री तक को पता नहीं लग पाया। तो कुछ अपडेट जानकारी जो आई है, भोजपुर के बिलौटी गांव में हुए भरत तिवारी इनकाउंटर की जांच तो बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। इस मामले में अब तक कई पुलिस कर्मियों पर गाज गिरती चली जा रही है। अपने को बचाने के लिए बड़े बड़े जो है ना, वो सब अपने को बचाने के लिए एकदम गाज पर गाज, जिसको बोलते हैं मूलियों की तरीके से तलवार चल रही हो। तो मानवाधिकार आयोग भी इस मामले में पड़ताल शुरू किया है बहुत तेजी से। वहीं अब इस राज्य के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी इस मामले को लेकर बयान दे रहे हैं। चुप्पी साधे थे अभी तक, एक साधे सब सधे एकदम मुंह बंद करके बैठे थे। एक दिन पहले तक उन्होंने एकदम चुप्पी साधी थी। हम थोड़ा सा बता दें कि सम्राट चौधरी गुरुवार को जमुई पहुंचे थे। यहां उन्होंने मीडिया के सामने जो है, जब सवाल मीडिया ने पूछा तो एकदम पूरी तरीके से चुप्पी साध लिए थे और हाथ जोड़कर निकल लिए, हाथ जोड़कर। हम अपने इस राम मंदिर प्रकरण पर जो चढ़ावा है फिर आएंगे, लेकिन छोटी सी अपडेट एक आज वहां की दे दे बस। हालांकि अब सीएम ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि जो भी गलत होगा उस पर कार्रवाई होगी। अब बताइए। और दूसरी तरफ
बीजेपी का संविधान हत्या दिवस मना रहे हैं। आज आपातकाल दिवस है ना, आज से ही आपातकाल लगा है। तो अब ये मतलब अब बताइए कितना विरोधाभास। संविधान हत्या दिवस मना रहे हैं कांग्रेस के खिलाफ, और 2 दिन 3 दिन पहले ही इन्होंने संविधान की हत्या कर दी है। ऐसा लोगों के बीच में चर्चा है, और ये संविधान हत्या दिवस मना रहे हैं। सीएम सम्राट जो है पटना के ज्ञान भवन में आयोजित संविधान हत्या दिवस कार्यक्रम में हजारों लोगों को संबोधित कर रहे थे। इस कार्यक्रम में जेपी नड्डा भी मौजूद थे। बीजेपी नेताओं ने आपातकाल लेकर कांग्रेस को जमकर निशाना साधेंगे आपातकाल को लेकर। और उससे बड़ी घटना 4 दिन पहले इनके यहाँ हो गई। पता नहीं कैसे चेहरा दिखा पा रहे हैं ये, इतना विरोधाभासी। सम्राट का आपातकाल पर फेसबुक पोस्ट किए हैं, अपने फेसबुक हैंडल से लिखे हैं कि आपातकाल भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में काला अध्याय है। मतलब ये अपने, हमको तो लगता है अपने ऊपर लिख रहे हैं। ये 2 दिन 3 दिन पहले जो हुआ उसी पर ये लिख रहे हैं, जब संविधान की मूल भावना नागरिक अधिकारों, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक संस्थाओं पर अभूतपूर्व प्रहार किया गया था। ये कह तो जरूर कांग्रेस को रहे हैं, लेकिन अगर अपनी आंखें और कान खोल ले तो ठीक ये अपने ऊपर कह रहे हैं। सत्ता के अहंकार में देशवासियों की आवाज को दबाने का प्रयास किया गया। सेम वही कर रहे हैं, सेम वही कर रहे हैं, लेकिन बोल जरूर रहे हैं, लेकिन ठीक इनके ऊपर ये सारी चीजें लागू हो रही है। हजारों लोकतंत्र सेनानियों को जेलों में बंद कर दिया गया। प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया गया। अरे भाई, उसमें से थोड़ा मोड़ा छोड़ दीजिए, सब आप भी तो कर रहे हैं, कौन सा उससे अलग है। आगे लिखकर उन्होंने कहा, हम सब मिलकर संविधान की गरिमा और लोकतंत्र की मजबूती और भारत की लोकतांत्रिक परंपराओं को अक्षुण्ण बनाए रखने का संकल्प लें। कैसे संकल्प ले पाएंगे जब आप ऐसे भरत तिवारी जैसे लोगों के साथ इनकाउंटर जैसी बात करेंगे, काम करेंगे, हथियार फेंक कर खड़ा होगा और आपकी पुलिस इस तरीके से गोलियों से पकड़ के भूंगेगी। आप किस चीज की बात करें, किस संविधान की गरिमा की बात कर रहे हैं? आपने तो अभी 4 दिन पहले पूरा तार कर दिया है। ये आम लोगों के बीच की चर्चा है। ये आम लोगों के बीच में पूरा एकदम बहुत दुखी है जनता। उस पर जो चर्चा है वो हमने आपको बताया। एक बार हम फिर वापसी करते हैं अपने इस मुद्दे पर, जो हमारा मुद्दा लगातार चल रहा है कि आज राम मंदिर का मुद्दा ईंट पत्थर और भवन का नहीं है, करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़ा हुआ है। इसी विषय पर चल रहा है, बहुत सारी जानकारियां दी है। पंकज जी जुड़े हैं मेहमान के तौर पर। पंकज जी, क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे पर? राम मंदिर के प्रकरण पर जो चढ़ावा वाला प्रकरण चल रहा, वो हमने कल की खबर का अपडेट आज दिया है जी। जी नजदीक से बोले, आपकी आवाज कम आएगी, मोबाइल से थोड़ा नजदीक हो जाए। मुहर्रम के पवित्र त्योहार का यूसुफ भाई को हार्दिक बधाई। साथ में तो राम मंदिर का मुद्दा है, बहुत ही गंभीर मुद्दा है, जिसमें आज हमें समाचार ये पढ़ा कि उसके अध्यक्ष समिति के अध्यक्ष ने आज संपुट में इस्तीफा दे दिया है, रिजाइन दे दिया अपने पद से। ये रिजाइन दे देना बहुत बड़ी बात नहीं है। 2000 रिजाइन देने के नाम पर मुझे बड़ी खुन्नस लगती है। 2013 में महाकुंभ आयोजित किया गया प्रयागराज में। आवाज जा रही है? 2013 आवाज बहुत कम मिल रही है आपकी आवाज बहुत कम मिल रही है। सब कुछ ठीक है, आवाज बहुत कम मिल रही है। हाँ, महाकुंभ का आयोजन किया गया 2013 में, जिसमें मौनी अमावस्या के दिन वहां पे भगदड़ मची और बहुत सारे श्रद्धालु मारे गए। उसके बाद बहुत सारे सवाल अभी भी उठा रहे हैं, बहुत लोग विपक्ष सवाल उठा रहा है कि एसआईटी जांच जो की गई अभी उसका भी तो निष्कर्ष नहीं निकला, जो भगदड़ मची थी, जो आपने कहा पंकज जी। मैं बता रहा हूँ, मैं वहां पे उस समय था उपस्थित। जो कंडीशन हुई थी देखने लायक नहीं थी, हृदय विदारक थी। और उस समय पे माननीय आजम खान जी जो है कुंभ मेला अधिकारी बनाए गए थे, सॉरी कुंभ मेला अध्यक्ष बनाए गए थे। सपा सरकार की बात कर रहे हैं आप? सपा सरकार की बात कर? हाँ, 2013 में। मैं सरकार सपा या बसपा से नहीं ताल्लुक है, बात मुद्दे की है कि कैसे लोग इस्तीफा देते हैं।
और जैसे ही दोपहर में घटना घटी, आधे घंटे बाद माननीय आजम खान जी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा, और ये भी नहीं कहा कि उन्होंने ये भी नहीं कहा कि मैं अपने इस दुखद घटना की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। ठीक उसी प्रकार से आज चंपत राय जी ने राम मंदिर वाले मुद्दे पे जब मामला गरमाया तो उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। हम कहते हैं इस्तीफा देना नहीं, अभी क्लियर नहीं हो पाया है, अभी क्लियर नहीं हो पाया इस्तीफे की बात को संगठन ने, ट्रस्ट ने खंडन किया है। वो भ्रमित खबर चल रही है। अच्छा, भ्रमित खबर है, समझ आते हैं जो भी बातें हैं। लेकिन अगर ये इस्तीफा दे देते हैं, अगर वास्तविक खबर है तो ये गलत है। मैं कहता हूँ कि दबाव काफी बना हुआ है, दबाव काफी बना हुआ है। कदम से कदम मिला करके जांच में उनको साथ देना चाहिए। अगर राम मंदिर मुद्दे पे वास्तविक इस तरीके से कांड हुआ है तो मैं इसको जरा सा भी पसंद नहीं करता हूँ। और अगर इतना बड़ा मामला हुआ है, पूरे देश ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भारत की एक पहचान बना राम मंदिर, और लोगों ने करोड़ों अरबों खरबों रुपए का चढ़ावा चढ़ा दिया इस विश्वास पे कि वहां पर बैठे हुए पुजारी, पंडे और जितने भी जिम्मेदार व्यक्ति हैं वो हमारे दिए गए चढ़ावे को अच्छी जगहों पर लगाएंगे, अच्छी जगहों पे वो उसका उपभोग और उपयोग करेंगे। लेकिन अगर इस तरीके से उनके द्वारा किया गया, उनके कर्मचारियों के द्वारा किया गया, तो सारे जिम्मेदारों को इसकी सजा मिल गई और कठोर सजा। जैसे लम्हुआ में उस दिन फार्म 6 पड़ा पाया गया और उस पर हमारे जनपद के जिला अधिकारी महोदय ने कड़ा एक्शन लेते हुए तत्काल सारे जिम्मेदारों को उन्होंने सस्पेंड किया और कार्रवाई की, और जो भी जिम्मेदार थे जो उनके ऊपर मिला था उसी की बात। तो हमारा कहने का मतलब है कि इससे सबसे पहले तो FIR होना चाहिए था राम मंदिर मुद्दे पर, राम मंदिर वाले मुद्दे पर उसकी जांच होनी चाहिए थी कि बैठा करके जांच हो, और साथ ही साथ FIR, मुझे नहीं मालूम FIR हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन FIR तत्काल होना चाहिए उस मुद्दे पर, उसके बाद जांच होनी चाहिए। जानकारी दे दें, उसी बात को लेकर विपक्ष, सपा पार्टी, आप पार्टी लगातार आंदोलित है, बार बार आंदोलित। कहने का मतलब कि रोज बयानबाजी हो रही है। कहना है उनका कि अगर अभी किसी और का मामला होता तो अब तक ED CBI जांच पूरी की पूरी घुस चुकी होती, लेकिन इतने जघन्य अपराध पर अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं। महोदय, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारे देश में हो क्या रहा है। अभी ये राम मंदिर का मुद्दा यहाँ चल रहा है, पूरे देश की आस्था का प्रतीक है। उधर बिहार में भरत तिवारी जैसे एक अच्छे व्यक्ति की हत्या कर दी जाती है। हत्या ही मैं उसको मानूंगा, उसको एनकाउंटर नहीं मानूंगा मैं। ये हमारा स्वैच्छिक विचार है। भरत तिवारी की हत्या, निर्मम हत्या कर दी जाती है। ये चल रहा है। हमारी सरकार क्या कर रही है? जिम्मेदार जो लोग बैठे हैं वो क्या कर रहे हैं आखिर में? आज आधा बिहार उमड़ा हुआ है, आज आधा देश के अंदर में खून खोल रहा है। अगर वास्तव में भरत तिवारी अपराधी होता तो पूरा देश उसके साथ ना होता। मैं सीधी सी बात कर रहा हूँ, अगर वास्तव में वो अपराधी होता तो पूरा देश उस भरत तिवारी के साथ नहीं होता। और जी बताएं, आपकी आवाज गायब हुई है। अगर आवाज आप तक पहुंच रही है तो बताएं। ठीक है यूसुफ जी, आप मेहमान के तौर पर शामिल हुए हैं और इस कार्यक्रम का जो मुद्दा है राम मंदिर चढ़ावा वाले प्रकरण को लेकर क्या कहना चाहेंगे? साथ ही बिहार का जो प्रकरण ज्वलंत मुद्दा है उस पर भी लास्ट में आप कह दीजिएगा, लेकिन पहले इस प्रकरण पर बात करें। जरूर बताएं, आप भी सुन रहे होंगे सोशल मीडिया, अखबार के माध्यम से अपडेट जानकारी होगी। जी बताएं। जी सभी दर्शकों को नमस्कार। और नमस्कार सभी दर्शकों और हमारे फेसबुक पेज और हमारे मेहमानों की तरफ से आपको। अयोध्या के मामले पर जो है सर, इस समय जो वहाँ का सिस्टम है, राम मंदिर से संबंधित जो सिस्टम बनाया गया है, वह सिस्टम की जड़ें जो हैं इतनी मजबूत हैं कि उस पर कोई जांच एजेंसी काम नहीं करेगी और न ही शासन द्वारा कोई कार्रवाई की जा सकती। हाँ, किसी एक दो आदमी को किधर से ला के खड़ा कर दे कि जिम्मेदार हैं, उसके FIR करवा। ऐसा नहीं, SIT जांच में पूरा क्लियर है। दबाव बहुत ज्यादा बन चुका है, अब उसमें किसी को खड़ा नहीं करना है। दबाव बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा बना है।
उस पर जो अंतिम फैसला है, अंतिम फैसले में आप देख लीजिए ऐसा कुछ नहीं होगा। उन पर कार्रवाई जो है अंतिम फैसले में दिखावटी में कुछ भी कर ले, अंतिम फैसले में ऐसा कुछ होगा नहीं, या होगा तो थोड़ा कुछ दिखावे में ही होगा, क्योंकि वो सब शासन से संबंधित है। और शासन के लिए जो है, शासन के अधिकारी जो है, शासन के नेता या जनप्रतिनिधि या शासन के सपोर्टर, उनके द्वारा अगर गलती होती है तो उनके लिए अलग एजेंसी बनाई गई है जांच करने के लिए। और अगर विपक्ष द्वारा गलती हो या मुस्लिमों द्वारा गलती हो तो उनके लिए अलग जांच बनाई गई है, जांच। तो उस जांच एजेंसी से क्यों नहीं जांच करवाते, जिस जांच एजेंसी से जो है विपक्ष की और मुस्लिम की जांच करवाते हैं गलतियों का, जो 24 घंटे के अंदर जो है जांच एजेंसियां जो है एक्टिव हो जाती है पूरा। 24 घंटे के अंदर इनकाउंटर भी हो जाता है और नोटिस भी पहुंच जाती है, बुलडोजर भी चला दिया जाता है। तो वो जांच, उस जांच एजेंसियों को जो है माननीय मुख्यमंत्री जी क्यों नहीं यूज कर रहे हैं? सही। तो बड़ा सब ऐसे तमाम प्रकरण है सरकार से संबंधित, जितने भी आप पेपर लीक को देख लीजिए, सरकार से संबंधित गलतियां हैं, उसकी जांच कभी पूरी नहीं होगी, सरकार खत्म हो जाएगी। हाँ, एक बात मैं देखा हूँ कि कांग्रेस सरकार में अगर इतना ज्यादा किसी विषय पर जो है भगदड़ होती थी तो जो पद पे रहता था या खुद इस्तीफा दे देता था या तो उससे इस्तीफा ले लिया जाता। अरे भाई, आप संयोग से कांग्रेस का नाम ले लिए, फिलहाल हम तो कहेंगे सब पार्टियां वैसी है। आज हमारे भारत में आपातकाल लगा, कांग्रेस की देन थी। क्या उसने अच्छा किया था? इतिहास में एक स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है, ये स्वयंभू बनने के लिए आपातकाल की व्यवस्था। तो सब वैसे है, सब वैसे है। ये इस सरकार जो सीट पर पहुंच गया, जो पहुंच गया इस सीट पर, अहंकार ने उनको ग्रसित कर लिया और अहंकार के आवेश में इस तरीके से चल रहा है। दान देने वालों ने हिसाब नहीं मांगा कभी, दान देने वालों ने हिसाब नहीं मांगा कभी, भरोसे का दिया था, कोई खिताब नहीं मांगा कभी। अगर जब आस्था पर ही सवाल उठने लगे तो सच के सिवा लोगों ने जवाब नहीं मांगा कभी। हमारे भाई शिक्षक जी क्या कहना चाहेंगे? हम तो यही कहेंगे संपूर्ण नीति को देखते हुए कि जूती बने हुए हैं सियासत में हम गरीब, जूती बने हुए हैं सियासत में हम गरीब, हर दौर में किसी न किसी पांव में रहे, हर दौर में किसी न किसी पांव में रहे। हम जनता हमेशा जो सरकार बनती है उसी के संरक्षण में हम लोग भी रहते हैं और यह उम्मीद करते हैं कि लोकतंत्र में लोकतंत्र की मर्यादा को जो भी सरकार हम चुनते हैं या पूरी जनता चुनती है वह लोकतंत्र की मर्यादा को न भूले। लेकिन ऐसा लगता है कभी कभी कि सरकार में पद पाने के बाद कहीं न कहीं पद जो है मद अहंकार को बढ़ा देता है। चाहे उस दौर में रहे हो हम लोग, चाहे इस दौर में हम लोग रहे। हाँ, इनके अहंकार की सीमा जो है धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही, क्योंकि ये उदाहरण भी वही देते हैं। उनके राज्य में बताते हैं लोग कि उनके राज्य में 5,000 निर्दोष का कत्ल हुआ, 50,000 करोड़ का ही है। थोड़ा उनसे हम
कम ही हैं। हमारे जैसे इंसान जब चोरी के मामले में, हत्या के मामले में, बलात्कार के मामले में, राष्ट्रद्रोह के मामले में जब ऐसी बात मैं सुनता हूँ तो मैं कहता हूँ कि जो बयान दे रहे हैं कि उनके राज्य में अभी वो पूर्व मंत्री के रूप में है, जैसे कांग्रेस के पूर्व मंत्री हैं, सपा के पूर्व मंत्री हैं, बसपा के पूर्व मंत्री हैं। यदि भाजपा वाले कहते हैं कि ये चोरी किए, तो अगर वो चोरी किए आप कह रहे हो तो उनका स्थान क्यों नहीं जेल में डालते रहे? क्यों आरोप लगा रहे हो? केवल आरोप लगा करके छोड़ दिए हो, और इसलिए छोड़ दिए बता रहे कि वो इतना चोरी किया, हम अभी कम हैं। इस तरह से आप दोनों चोर हो, हम कम किए। ये चीज मैं सख्त विरोध करता हूँ। और रहा सवाल मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के मंदिर के नाम पर, हमने तो छोटी छोटी चोरी को भी, पेंसिल कलम की चोरी को, बकरी चोरी को, गाय चोरी को मैं बता रहा हूँ, शर्म लगती है। दो चीज नहीं होना चाहिए, दो चीज में नहीं पकड़ा जाना चाहिए। चोरी और छिनारा ये बहुत बढ़िया चीज है, ये बहुत अच्छी चीज है, ये सुशोभित करती है मर्यादा को, यह आपको महान बनाती है। उनको जो किए हैं उन्होंने बड़ा त्याग किया। लोग बताते हैं अरे बड़ा त्याग किए हैं, पता ना कौन त्याग किए हैं कि ये चोरी है, उनके कर्म में लिखा रहा। मैं ऐसी महानता, ऐसा महिमा मंडल और इस प्रकार के किसी जो चोरी में पकड़ लिया गया हो उसको बचाने का प्रयास करने वाला, चाहे कोई भी है, कितना भी बड़े स्तर पर हो, अगर वो बचाने का प्रयास करता है तो राम जी जैसा इंसान ऐसी भावना को कभी कदर नहीं करता है। ये दुर्भावना है। और रहा सवाल भरत जी वाला मैटर, भरत जी वाले मैटर को हर प्रकार से देखा गया, उस बालक के क्रियाकलाप के, बचपन के क्रियाकलाप के देखा गया। ऐसी स्थिति में ये बहुत, ये तो कहिए कि जनता इतना ऊब चुकी थी कि आज संपूर्ण मानव समाज उस पर खड़ा हो गया है। तब जाके बिहार के मुख्यमंत्री जी को वो बयान देना पड़ा है, वही का बयान देना पड़ा है। अभी प्रधानमंत्री जी को भी बयान देना पड़ेगा। आप ये बहुत हल्के में इस मामले को मत लीजिएगा। हाँ, मैं तो कह रहा हूँ कि कहीं ऐसे इसके पहले भी किसी निर्दोष, तमाम निर्दोष की हत्या हो गई होगी और कहीं न कहीं हम लोग चुप रहे होंगे। उसी का परिणाम है कि आज ऐसा गाज गिरा है। इसलिए हमारा साफ संदेश है कि कोई भी अगर किसी की मदद में सही रास्ते पर चल रहा हो और उसके साथ जरा सा भी कोई दुर्व्यवहार करता है, संपूर्ण मानव समाज को एक साथ खड़ा होकर के उस निर्दोष व्यक्ति के साथ जिंदा रहते खड़ा हो जाना है। जिस दिन हम जिंदा रहते खड़ा हो जाएंगे उस दिन जो हमारे ऊपर शासन करने वाले लोग हैं, इनकी चूल्हे हिल जाएंगी, इनकी जड़ें हिल जाएंगी, इनकी रूह कांप जाएगी, इनका उठना बैठना काल हो जाएगा, इनका सोना जागना काल हो जाएगा। ये दोनों मुद्दे जो आपने चलाया है, ये संपूर्ण भारत के लिए बहुत जरूरी मुद्दा है। चाहे वो भरत तिवारी जी का मामला हो या आस्था का मामला हो, इनको जेल में होना चाहिए। और करेंगे गागी न करे, सवेर होते होते ये बताएं कि इतने जने जेल गए। अब गा गी गे ची करूंगा, देखूंगा, सख्त कार्रवाई करूंगा, उठा के पटक दूंगा, नहीं। अब परिणाम सामने आना चाहिए, क्योंकि बहुत ही सीमा क्रॉस हो गया है। जनता चुप रही, चुप होने की भी एक सीमा होती है, वो सीमा क्रॉस हो गई है। मैं यही जी सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। राम के नाम पर जो भी अमानत आई है उसकी रक्षा की जिम्मेदारी भी निभाई है। सवाल जनता का है, जवाब भी देना होगा। आस्था की अदालत में हर बात सुनाई है, तो इसका जवाब तो देना पड़े। भागने से थोड़े काम चलेगा, वो तो देना पड़ेगा। और आपने कहा जो गागी ये नहीं चलेगा, हाथी थे नहीं चलेगा, प्रेजेंट चलेगा, ये सब नहीं चलेगा। फैसला ऑन द स्पॉट। यूसुफ जी क्या कहना चाहेंगे? जरूर कहें, चूंकि कार्यक्रम एकदम हमारा 5 मिनट का और बचा है, लास्ट चल रहा है। जरूर बताएं, इसके बाद हमारे भाई शिक्षक जी बोलेंगे, हम अपने खबर का कंक्लूजन करेंगे। जी यूसुफ जी।
अयोध्या मामला तो पूरे भारत का आस्था का केंद्र है, सबसे बड़ा केंद्र है जहाँ तक मुझे जानकारी है। जी तो कम से कम ऐसी जगहों पर तो जो है व्यवस्थित लोगों को रखना चाहिए, ईमानदार लोग रखना चाहिए, ताकि इस प्रकार से जो है वहाँ लूट घसोट न भैया हो ईमानदार तो थे, स्वयं इतने बड़े बड़े ईमानदार थे कि सब लोग इनकी कसम खाते थे। अब पता नहीं कहाँ से ईमानदारी इनकी गड़बड़ा गई है कि सब झूठे कह रहे हैं। अब तो जांच का मामला है, अब क्या बताएं, अब मतलब ज्यादा कुछ बोलने लायक नहीं है। इनकी ईमानदारी की कसमें खाई जाती थी, लेकिन अब वही है। जो मामला उठा है वो तो सही ही है, क्योंकि यह मामला अयोध्या का मामला राम मंदिर का आज से नहीं, जब जमीन खरीदी जा रही थी तभी से आज देखिए संजय सिंह द्वारा जो है शायद कहीं कोर्ट में या आज कहीं उन्होंने पेपर सौंपा है, SIT को ले जाकर पेपर सौंपा है, जो भी उनके पास साक्ष्य हैं, पुराने और नए। तो जब जमीन खरीदी जा रही थी तो घोटाला तो शुरू से ही है, और उस पर जो है काफी लोगों ने आवाज भी उठाई। लेकिन अब भाई शासन के वहाँ लोग हैं, जिम्मेदार जो है वो शासन के नजदीकी हैं, तो आखिर उन पर कार्रवाई कैसे हो सकती है? किसी कीमत पर नहीं हो सकती, क्योंकि ऐसे मामले में बहुत देख चुका हूँ कि जहाँ शासन से संबंधित लोग हैं वो कुछ भी करने में सक्षम है, उन पर कार्रवाई कहीं नहीं होगी, न शासन से, न प्रशासन से, और न न्यायालय। न्यायालय तो सबसे बड़ा न्यायालय जो है। अब थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा हम एक कुछ चीजें मार्मिक है बता दें, आप भी सोचिए। किसान का सवाल है कि किसान अपनी फसल बेचकर भगवान के नाम अर्पित करता है, दान करता है लेकर जाकर हमारे श्री राम मंदिर में। एक रिक्शा चालक जो अपनी दिन भर की कमाई से कुछ रुपए मंदिर में दान करता है, अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई, उनको आगे बढ़ने के लिए जो भी उसकी इच्छा हो। एक बुजुर्ग माँ का सवाल भी है कि जिसने अपनी बचत का हिस्सा प्रभु श्री राम के चरणों में अर्पित किया, और ऐसे बुजुर्ग माँ जो पेंशन पाती होंगी, जो विधवा पेंशन पाती होंगी, निराश्रित पेंशन पाती होंगी, अबला होंगी, ऐसे लोग भी जाकर श्री राम के चरणों में अपने अर्पित किए एक दान को। ये सवाल है, जब जनता दान देती है तो हिसाब नहीं मांगती है, क्योंकि उसका विश्वास भगवान पर होता है। लेकिन ऐसे ऐसे लोग पड़े हैं कि जो खुलासे हो रहे हैं कि भगवान ही मालिक है इसका। हम चाहेंगे इस खबर का थोड़ा सा जी। दरअसल वर्तमान स्थिति तो ऐसी हो गई है कि चाहे शासन के लोग हों या प्रशासन के आम जनता, लगभग 10% अब ईमानदार बचे हुए हैं, बाकी 90% घूसखोरी, कमीशन खोरी, यानी कि जहाँ भी पाएंगे वो सिर्फ लूट रहे हैं आम जनता को और देश को लूटने का कार्य कर रहे हैं हर जगह। 10% वो तो मीडिया है हमारे देश में, अगर डर किसी का है तो मीडिया का है। जो घूसखोर और कमीशन खोर खुलेआम चोरी कर रहे हैं, सिर्फ मीडिया से उनको डर है, बाकी अब डर जो है उनको नहीं रह गया है, न शासन से न प्रशासन से। तो खुलेआम या जितने कार्य हो रहे हैं उद्घाटन होने से पहले ही गिर जाते हैं। देश में बहुत सारे काम हुए हैं, तो इस प्रकार से ये सब जो है खुलेआम हो रहा है, उनको किसी का डर नहीं है। उनको पता है कि अगर ऐसा कर रहे हैं तो हमारे ऊपर बैठे हैं, हमको बचा लेंगे चारों तरफ। जी। तो जैसे अब वहाँ भरत तिवारी जी का था, भाई एक आतंकवादी को अगर पकड़ते हैं, कई बार ऐसा हुआ आतंकवादियों को पकड़ा गया है तो उनकी सुरक्षा के लिए और उनको रहने के लिए जो आप सवाल उठाए ठीक सही कह रहे। बहुत लोगों को पकड़ा गया, आत्मसमर्पण किए वो लोग, और उनको मुख्य धारा में शामिल किया गया। तो सवाल है, सही कह रहे हैं आप। बस मात्र हम 1 मिनट 2 मिनट में अपना इस इतिहास के पन्ने में बता दें, कंक्लूजन कर दें, और फिर चाहेंगे लास्ट में जरूर आप सब लोग 1 ही 2 मिनट जरूर बोल लें। इतिहास के पन्ने में हम मात्र 2 मिनट का समय लेंगे। आज का इतिहास पन्ना 25 जून का दिन भारत और विश्व इतिहास में कई चीजों पर 1975 में आज के दिन आपातकाल की घोषणा की गई है।
तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सिफारिश पर, और 2009 में माइकल जैक्सन का निधन हुआ जो चर्चित थे। 1950 में कोरियाई युद्ध की शुरुआत हुई है, आज के दिन 1950 में। तो ये 2-3 चीजें इतिहास के पन्ने में थी, हमने कहा आपको बता दें। और हम अपने चाहेंगे कि वरिष्ठ शिक्षक जी हमारे इस पर जरूर मात्र 1 मिनट में अपनी बात रखें, इसके बाद यूसुफ जी रखें, हम अपने इस खबर का कंक्लूजन करेंगे और अपने कार्यक्रम को समापन की ओर लेकर चलेंगे। जी हमारे वरिष्ठ शिक्षक जी जरूर बोले। मैं इस पक्ष में कतई नहीं हूं कि पवित्र स्थान पर जिसमें संपूर्ण भारत की मर्यादा छिपी हो, भारत की मर्यादा जुड़ी हो, भारत की आत्मा बसी हो, जिस मंदिर में, उस मंदिर में चोरी शब्द का नाम ही बहुत बड़ा जघन्य अपराध है कि वहां नाम आ जाए केवल चोरी का। और इसके पहले इतना विश्वास था, अगाध प्रेम था कि जो कुछ चढ़ावा चढ़ता था लोग बड़ी भावना से पैदल चल के लोग आते थे भगवान श्री राम का मंदिर दर्शन करने के लिए। लेकिन अब 90% लोगों की भावनाएं ऐसी हो गई हैं कि क्या करेंगे जब चोरी ही हो जाए। ऐसी भावना हो गई है कि जब चोरी ही हो जाएगा तो थोड़ा विश्वास भी कम होने लगता है। जहाँ चोरी हो जाएगा वहां से लोगों के विश्वास में भी कुछ कमी आने लगती है। जो इन लोगों ने ऐसा कुकर्म किया है वो क्षमा के योग्य नहीं है, क्षमा के योग्य नहीं ना। सही कह रहे हैं यूसुफ जी, मात्र 1 मिनट में अपनी बात रखें। जैसे बिहार का जो भरत तिवारी का इनकाउंटर किया गया जी, तो इनकाउंटर करने के बजाय पुलिस उनको गिरफ्तार करती, रखती, कुछ दिन पूरी जानकारी लेती, नॉलेज लेती। लेकिन ऐसा बीजेपी शासित राज्यों में जो है तत्काल कार्रवाई कर दी जाती है, चाहे बुलडोजर की हो चाहे इनकाउंटर। जबकि एक आतंकवादी अगर पकड़ा जाता है तो उसको सालों साल जो है उसकी सेवा में लगे रहते हैं शासन और प्रशासन के लोग। तो भाई अपने ही देश के नागरिक के साथ जो है इस प्रकार से व्यवहार क्यों? अगर वो था तो उसको अगर सिलेंडर कर दिया था तो इनकाउंटर करने की जरूरत क्या थी? सही कह रहे हैं आपके इसी सवाल को आगे बढ़ाते हुए सही कह रहे हैं। इसी सवाल पर पूरा बिहार, पूरा देश आज आंदोलित हुआ है और जवाब देना चौधरी का काम है, बिहार के सीएम का। अब तो मामला बढ़ गया है, मान भी गए हैं और जांच की प्रक्रिया देखिए। इतने पुलिस कर्मियों को धाराशाही कर रहे हैं, जबकि एक छोटी सी चीजों को चाहते तो संभाल लेते, लेकिन नहीं संभाल रहे हैं। ठीक है, हम अपनी तरफ से बात रख रहे हैं कि राम मंदिर का मुद्दा केवल ईंट पत्थर और भवन का नहीं है, ये करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था, विश्वास और समर्पण का विषय है। इसलिए इस मामले में ना किसी को राजनीति की आड़ मिलनी चाहिए, ना किसी को धर्म की आड़ में जवाबदेही से बचने का अवसर मिलना चाहिए। यदि कोई दोषी है तो उसे कानून के कटघरे में तब तक मतलब कानून के कटघरे तक पहुंचाना ही चाहिए सबको। और यदि आरोप निराधार है तो जांच इतनी पारदर्शी हो कि हर संदेह समाप्त हो जाए, मतलब इस तरीके से जांच हो कि संदेह खत्म हो जाए। लेकिन अगर कहीं गलती है तो ऐसी कड़ाई के साथ बने कि उसके अगल बगल समाज, परिवार 10 बार सोचे इस बात को समझने के लिए। आज देश का हर श्रद्धालु एक ही बात जानना चाहता है, उसके विश्वास की रक्षा हुई या नहीं हुई, क्योंकि दान की राशि से बड़ा दानदाता का भरोसा होता है। और जब सवाल भरोसे पर उठते हैं तो जवाब भी उतने ही स्पष्ट, निष्पक्ष और पारदर्शी होनी चाहिए। इसी सवाल के साथ पूछता है सुल्तानपुर, क्या आस्था के नाम पर उठे इन सवालों का जवाब मिलेगा या फिर सच की राजनीति में, ये जो सच की भी राजनीति की भीड़ में कहीं ये खो जाएगा? इसी सवालों के साथ और हम चाहेंगे आपको बहुत सारे जो सवाल हैं इन पर हम चाहेंगे हमारे मेहमान, हमारे दर्शक कमेंट में अपनी राय जरूर दें। और हम आज आप सबसे इस कार्यक्रम से विदा ले रहे हैं। हमारा कार्यक्रम कल फिर किसी बेहतरीन मुद्दे के साथ आप लोगों के सामने फिर हाजिर होगा। मैं कपिल देव शुक्ल आप सबसे विदा चाह रहा हूं। जय हिंद, शुभ रात्रि।